कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 दो बैलों की कथा। हेलो क्लास, आज हम कक्षा 9 के क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ करेंगे जिसका नाम है दो बैलों की कथा। अब बच्चों, ये जो दो बैलों की कथा है ये प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, जिसको आपकी किताब में दिया गया है कि ये गद्य खंड में है। ठीक है, इस बुक का जो पहला लेसन है वो गद्य खंड में दिया गया है। गद्य खंड होता क्या है? गद्य खंड को एक पैरा पैरा में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखने की और भी अलग अलग विधाएं होती हैं। जैसे इसके इस गद्य विधा के अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे कि कहानी, उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, या निबंध हो गए, या आत्मकथा हो गई। ठीक है, तो इसके अलग अलग विधाएं होती हैं इसको लिखने की। अब हम प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर उनका जो जीवन परिचय दिया गया है। प्रेमचंद का जो जन्म है वो सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय। ठीक है, उनका जो असली नाम था वो धनपत राय था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया था। ठीक है, प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही उनकी हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काम करा था, लेकिन उन्होंने किसकी वजह से, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो गए थे, क्योंकि उनकी लेखन में ज्यादा रुचि थी। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो बच्चों, आपको प्रेमचंद के जो जीवन परिचय दिया गया है, ठीक है, जितने भी लेखक हैं आपकी इस बुक में, उनके बारे में भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब प्रेमचंद की कहानियों के बारे में यहाँ बताया गया है। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। एक बुक है मानसरोवर, जिसके अंदर उनके पूरी कहानियां दी गई हैं 8 भागों में। ठीक है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये उनके सारे प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने सिर्फ कहानियां ही लिखी, उन्होंने नाटक और जो मतलब गद्य में जो और भी विधाएं आती हैं उसकी, उन्होंने उसमें भी लेखन करा है अपना, उस उनमें भी लिखा है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। प्रेमचंद, जैसे कि आपको पता है कि वो गांव के ही रहने वाले थे, पर वो जिस भी गांव में और जाते थे या जिस भी शहर में जाते थे, तो अपने आसपास के जो भी लोग होते थे, जैसा परिवेश होता था, जैसा माहौल होता था, वो उसको देख करके, समझ के अपने लेखन में उसको उतार दिया करते थे। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। अब जो मेन टॉपिक होता था, जो मतलब मूल विषय होता था उनके लेखन का, वो क्या होता था कि मजदूरों की जो स्थिति होती थी, दलितों का जिस तरीके से शोषण किया जाता था पहले, और समाज में जो स्त्रियों की दुर्दशा थी, स्वाधीनता आंदोलन, ये सब उनके मूल विषय थे। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में, सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। अब प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है। उन्होंने हर तरह की विधा में एक तो काम करा है। ठीक है, और उनके कहानियों में, नाटकों में सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, बल्कि
पशु पक्षियों को भी जगह दी गई है। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी बात को बहुत ही सरल भाषा में कहा करते थे और यही उनके लेखन की सबसे प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशु के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। कृषक समाज का और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। अब यहाँ पे उन्होंने एक बात कही है कि इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि जो स्वतंत्रता होती है, जो आज़ादी होती है, वो हमें यूं ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। दो बैलों की कथा। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। अब यहाँ बताया गया है कि जो गधा है वो सबसे ज्यादा बुद्धिहीन यानी बेवकूफ समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जैसे हम बात बात में भी किसी को कह रहे तुम गधे हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आता, इस तरीके से। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे गधे के बारे के मतलब गधे के माध्यम से बताया गया है एक गरीब को कि मतलब उसके संग तुम कुछ भी कर लो वो जवाब नहीं देगा, है ना, कितना ही मार लो, कितना ही भरा बुरा उसको सुना लो। तो इसी तरीके से यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है गधे का कि गधे के ऊपर कितना भी उससे काम करवा लो, उसको कितना भी मार लो, लेकिन कभी भी वो पलट कर कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। वह शाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब सीधापन लोगों के लिए या तो उसको सीधे गरीब इंसान को या तो बेवकूफ कह देते हैं या फिर उन्हें दबा दिया जाता है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। मतलब जो यहाँ पे बताया गया है कि भारतवासी जो है वो शराब नहीं पीते, चार पैसे खर्च नहीं करते, उसे आगे के टाइम के लिए किसी ऐसे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर वो काम करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ अमेरिका में उन चीजों को क्या बताया गया है कि वो जीवन का जो आदर्श है उसको नीचा कर रहे हैं। लेकिन अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते, तो शायद वो उनकी तरह लगते, है ना। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब यहाँ पर गधे का एक छोटा भाई बताया गया है। कौन? बैल, जो उससे थोड़ा कम गधा है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी
अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और फिर भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। अब लोगों में जो मान्यता बनी हुई है कि गधा सबसे बेवकूफ जानवरों में से एक है, ठीक है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो पलट कर जवाब नहीं देता, और गधे का एक छोटा भाई भी बता दिया गया है, बैल, ठीक है, जिसके ऊपर ही कहानी है। तो बैल को लेकिन उससे थोड़ा कम वो बताया गया है, बेवकूफ। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बैल जो होता है वो, उसको हम परेशान करें तो वो पलटकर हमें जवाब भी देता है, ठीक है, तो ये उसी के ऊपर है। अब इस कहानी में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। हीरा और मोती बैलों के नाम थे, और वो किसके बैल थे? झूरी के। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। अब वो जो दोनों बैल थे हीरा मोती, वो देखने में क्या थे? सुंदर थे, और वो पछाई जाति के थे, मतलब जो पालतू पशु होते हैं उनकी एक नस्ल होती है, उसे पछाई कहा जाता है, ठीक है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब दोनों इतने समय से एक साथ रह रहे थे झूरी के पास, तो दोनों की अच्छी मित्रता हो गई थी, अच्छे दोस्त बन गए थे, तो एक दूसरे की भाषा को वो समझने लगे थे। लेकिन जानवरों की एक मूक भाषा होती है जिसमें वो एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, जो हम नहीं समझ सकते, ठीक है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अब दोनों बैल जब कभी भी जोता जाता था या फिर कुछ भी काम वो करते थे, तो उन दोनों में ऐसी भावना होती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो वजन है वो उन्हीं की गर्दन पर है, ताकि दूसरे को ज्यादा तकलीफ ना हो। वो इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अब वो जब घर आते थे शाम को या दोपहर को, जब उन्हें खोला जाता था तो वो एक साथ ही खाने के लिए उठते थे, एक साथ ही नांद में, मतलब जिसमें उनका खाना रखा जाता है उसे नांद कहा जाता है, नांद में एक साथ ही मुंह डालते थे। और अगर किसी एक ने अपना मुंह हटा लिया तो दूसरा भी उसी वक्त हटा लिया करता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यहाँ पे बताया गया है दोनों बैलों की जोड़ी को, ठीक है। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अब उन दोनों को मालूम नहीं था कि ये सब क्यों भेजा जा रहा है उनको। उन्हें ऐसा लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। अपना ये बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। अब ये भी इस बात का कोई कुछ नहीं कह सकता कि उन दोनों को अच्छा लग रहा था या बुरा लग रहा था। पर झूरी के साले गया, अब झूरी का जो साला था उसका नाम था गया, उसको घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। उसको बहुत दिक्कत हुई इन दोनों को अपने घर तक ले जाने में। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। पगहिया कहा गया है यहाँ पे जो रस्सी होती है, ठीक है, पशुओं को बांधने कर जो मतलब जिस रस्सी से बांधा जाता है उसे पगहिया का है। अब जब वो उसको पकड़कर, रस्सी को पकड़कर पीछे से खींचता था तो वो दाएं बाएं भागते थे, आगे से जब खींचने लगा तो वो पीछे की तरफ जोर लगाने लगे।
मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारने लगते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अब यहाँ पे लेखक ने दोनों बैलों की भावना, उनके मन की भावना को यहाँ पे बताया है कि अगर उनके पास हम मनुष्य की तरह वाणी होती, वो बोल पाते, तो शायद वो अपने मालिक से पूछते कि वो हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते। तो शायद बैल उनसे ये भी कहते कि अगर जितना काम हम कर रहे थे जितनी मेहनत से, अगर उससे पूरा नहीं हो पा रहा था तो और काम करवा लेते हमसे। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। मतलब हम तुम्हारी गुलामी, चाकरी यानी गुलामी, तुम्हारे ही काम करते करते मर जाते। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। नांद होती है जिसमें उनका खाना डाला जाता है, ठीक है, वहां पर उसे जो खाना दिया गया उसने वो नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था। जिसे इन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अब बच्चों, वो इतने समय से जूरी के पास रह रहे थे, ठीक है, तो उनको वहां से, उस जगह से, जूरी से, वहां के लोगों से लगाव हो गया था। लेकिन जब वो किसी नई जगह पे गए, हम भी इंसान भी जब किसी नई जगह पे चले जाते हैं तो हमारा भी मन वहां नहीं लगता, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्हें भी खाने पीने का कुछ मन नहीं कर रहा था, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ से क्या छूट गया हो, ठीक है। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखइयों से देखा और लेट गए। अब दोनों की जो मूक भाषा थी, वो जिस भी अपनी एक गोपनीय उसमें बात करते थे, उन्होंने उसमें एक सलाह करी। जब गांव में सोता पड़ गया, मतलब जब गांव के लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा तुड़ा डाले, मतलब जिनसे उनको बांध रखा था, उन्होंने वो तोड़ दिया और घर की तरफ अपने चले गए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई, क्योंकि उन्हें झूरी के पास वापस जाना था। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा सुबह के टाइम में, तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, मतलब जिससे उनको बांधा गया था तो वो आधी रस्सी उनके गले में ही लटकी हुई थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। मतलब वो झूरी से गुस्सा भी थे, और उसको उससे उनको लगाव भी था, और सवाल भी थे उनके मन में। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब झूरी ने जब उन दोनों को देखा तो वो भी खुश हो गया, दौड़कर उन्हें उनको गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब जिस तरीके से वो उसने झूरी ने उन पर प्रेम लुटाया, और दोनों बैल भी उनसे स्नेह करते थे, उनको चूमा, ठीक है, चुंबन यानी चूमा प्यार से, तो वो दृश्य देखने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए वहां पर, और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, मतलब उनके खाने के लिए जो बाकी लोग थे वो भी अपने घर से कुछ ना कुछ ले आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी है। अब वहां पर जो लोग थे, जो बच्चे थे, वो ऐसी ऐसी मतलब गणना कर रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे कि ये बैल कितने मतलब होशियार हैं, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, वो अकेले ही इतनी दूर से वहां से चले आए यहाँ पर। और कोई कह रहा था कि ये बैल नहीं है, शायद ये अगले जन्म के या किसी जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ।
मतलब उनकी बातों का विरोध, प्रतिवाद यानी विरोध करने का किसी को साहस नहीं था। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन काम नहीं किया भाग खड़े हुए। अब जूरी की जो पत्नी थी, उसने जब बैलों को देखा तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि वो वहां से भागकर चले आए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है। मतलब जूरी को आक्षेप यानी जो इल्जाम उसकी पत्नी लगा रही थी, जिस तरीके की बातें, गलत बातें कह रही थी उनके बैलों के बारे में, ठीक है, तो इसलिए उसने आक्षेप किया, मतलब वो सुन नहीं पाया। उसने कहा कि नमक हराम क्यों, चारा न दिया होगा हो, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। तो बैलों की तरफ से जूरी ने कहा कि शायद हो सकता है उन्हें चारा ना दिया हो। स्त्री ने बड़े रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री, अब उसकी जो स्त्री थी वो चिढ़े जा रही थी। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं और रगड़ कर जोतते भी हैं। तो उसकी स्त्री ने कहा कि वहां पर, यानी वहां यानी उसके घर में, उसके मायके में ऐसे बुद्धू लोग नहीं है, मतलब झूरी जैसे बुद्धू लोग नहीं है जो बैलों को सहलाते हैं। वहां पर सहलाते नहीं है, बल्कि उन्हें खिलाते हैं, तो खिलाकर अच्छे से खूब काम भी करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। उसकी पत्नी कहती है कि अब इन दोनों को मैं कुछ भी खाने को नहीं दूंगी, सूखा भूसा जैसा भी दूंगी इन्हें खाना पड़ेगा, और अगर नहीं खाएंगे तो कहीं जाकर ये मर जाएं। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब जो जूरी के घर में काम करने वाला था, उसको आदेश दिया गया उसकी पत्नी ने कि उनको कैसा खाना देना है, सूखा भूसा देना है, ठीक है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब भाई वो तो जानवर है, कुछ कह नहीं सकते, तो वो उसके घर की तरफ बस ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, मजूर यानी जिसने वो सूखा भूसा उनकी नाद में गेरा था खाने के लिए। जूरी उनसे कहता है, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। तो जो मजूर था उसने कहा कि अगर मालकिन को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगी। तो जूरी कहता है, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब जूरी का जो साला था गया, वो अगले दिन फिर आ टपका और वो दोनों बैलों को फिर से लेके चला गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब जब वो ले जाने लगा तो अब की बार वो रस्सी में से बांधकर नहीं, गाड़ी में जोत कर ले जाने लगा। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। अब हीरा और मोती में जो हीरा था वो थोड़ा सा समझदार था, इसमें थोड़े पेशेंस थे। संध्या समय घर पहुंचकर उसने, अब जब वो शाम के टाइम में घर पहुंचा तो उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा उनके आगे खाने को डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। गया ने जिस तरह का खाना, सूखा भूसा खाना उनके आगे रखा, इससे दोनों बैल बहुत निराश थे। उन्हें ऐसा लगा कि उनका अपमान हो रहा है। झूरी, वो सोचने लगे कि झूरी ने हमें फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, लेकिन गया ने उनको मारा। यहाँ पर उन्हें क्या हुआ, मार पड़ी। उनका जो सम्मान था उस पर ठेस पहुंची। उनको उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नांद की तरफ उन्होंने आंख तक उठाकर नहीं देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। मतलब उन्होंने अपनी भाषा में
मतलब वो पैर ही नहीं उठा रहे थे, वो हल जोतना ही नहीं चाह रहे थे दोनों बैल। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। अब जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है यहाँ पर कि जो हीरा था वो थोड़ा ज्यादा सहनशील था, है ना, उसमें थोड़े पेशेंस थे, वो इतना जल्दी जवाब नहीं देता था। लेकिन जो मोती था वो थोड़ा शरारती था और उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता था। तो गया ने जब हीरा की नाक पर डंडे बरसाए तो मोती को गुस्सा आ गया। हल लेकर हल लेकर वो भाग गया। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। उसने वो सब कुछ तोड़ दिया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। मतलब अगर उनके गले में वो बड़ी बड़ी रस्सियां, मोटी मोटी रस्सियां ना डली होती तो शायद वो आज भी वहां से भाग जाते और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मोती से कहा कि हमारा भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो यहाँ हीरा कहता है, पढ़ने दो, अब बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे भला। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। अब यहाँ पर जब वो दोनों भागे थे तो आ, वो देखते हैं कि गया कुछ और आदमियों को लेकर भी उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है लाठियां लेकर। तो मोती कहता है कि कुछ एक आधा को तो मैं भी गिरा ही दूंगा। तो हीरा ने उसे वहां पे समझाता है कि नहीं भाई, खड़े हो जाओ, हमारा भागने का कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है। तो मोती कहता है, तो यहाँ पे वही समझा रहा है उसको हीरा मोती को कि हमारी जो जाति है बैल की, उसका ये धर्म नहीं है कि हम कुछ भी पलट कर ऐसा जवाब दें। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। उसको ये बात सुनकर मतलब अच्छा नहीं लगा हीरा की। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। वो फिर से उन दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। इस उसके तेवर देखकर गया को उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। यहाँ पर हीरा अपने मन में सोचता है कि गया ने और उसके जो साथी थे जिनको वो लेकर आया था पकड़ने के लिए, अच्छा हो उन्होंने किसी भी तरह की मारपीट नहीं की, क्योंकि अगर शायद गया उस वक्त मारपीट करता तो मोती भी पलटकर जवाब दे देता। और इस वक्त मोती जिस उसमें था, जिस तेवर में था, उसको भी गुस्सा आ रहा था। तो मोती को देख कर के भी उसके जो सहायक थे गया के, वो भी समझ गए थे कि इस वक्त मारपीट करना या किसी भी तरह की हिंसा करना मसलहत है, यानी बेकार है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। अब उनके पास फिर से वही सूखा भूसा खाने को दे दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। अब भैरों की जो लड़की थी वो उनको दो रोटियां देकर चली गई। वैसे उन दो रोटियों से उनका पेट तो नहीं भरता, लेकिन उनको एक संतुष्टि थी कि यहाँ पर भी कोई एक ऐसा सज्जन, कोई एक ऐसा मतलब अच्छा इंसान है, जैसे कि वो जूरी को मानते थे। उसकी माँ मर चुकी थी। उस लड़की की जो माँ थी वो मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। अब कुछ दिनों से वो जो लड़की थी वो उनको खाना मतलब दो रोटियां खिला जाया करती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। मतलब उस लड़की को
और उन दोनों बैलों को भी एक लगाव सा हो गया था उससे। दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे, मतलब कमजोर नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मतलब उन दोनों की आंखों में, उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। यहाँ पर हीरा उसको समझाता है, मोती को, कि जो लड़कियां हमें रोटी खिलाकर जाती है, जो इतनी प्यारी है, वो उसी की बेटी है, मतलब इस घर के मालिक की वो बेटी है। तो अगर हम उस पर आघात करेंगे, उस पर हमला करेंगे, तो वो अनाथ नहीं हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो यहाँ पर कौन कह रहा है? ये मोती कह रहा है कि जो उसकी सौतेली माँ है वो उस लड़की को मारती है, वो भी तो उसको मारती है, तो क्यों ना मैं उस मालकिन को ही फेंक दूं उठाकर। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। हीरा उसे समझाता है कि औरत पर सींग चलाना मना है, ये तुम क्यों भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तो उड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? जब मोती कहता है कि क्यों ना हम रस्सी तोड़ाकर ही भाग चले, तो हीरा उसमें अपनी स्वीकृति दे देता है, मतलब हामी भर देता है कि हाँ, ये काम हम कर सकते हैं कि यहाँ से हम रस्सी तोड़ाकर भाग जाए। लेकिन हम ये रस्सी तोड़ाकर भागेंगे कैसे? वो तो इतनी मोटी रस्सी है। इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। अब उसने क्या उपाय सोचा कि पहले उस रस्सी को थोड़ा चबा ले, चबाने के बाद उसके थोड़े से वो अगर लूज हो जाते हैं ना रस्सी के, और फिर उसको एक झटके से खींचेंगे तो शायद वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती थी, मतलब वो चबा नहीं पा रहे थे, उनके मुंह में नहीं आ पा रही थी वो। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। वो लड़की फिर आई। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मतलब मतलब जिस चीज से उनको बांधा गया था, उस लड़की ने उसको खोल दिया। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब यहाँ पर हीरा की जो मनोदशा है वो कुछ ऐसी है कि वो बहुत ही ज्यादा, मतलब सीधा है। वो हर किसी के बारे में सोचता है। वो उस लड़की के बारे में भी सोच रहा था कि अगर कल को हम यहाँ से चले जाते हैं तो इस लड़की के ऊपर आफत ना आ जाए, कहीं इसे भला बुरा ना कहे, इसे मारने पीटने ना लगे। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। अब जो लड़की थी उसने झूठ मूठ की जो आवाजें निकाली थी कि दादा, फूफा के बैल भागे जा रहे हैं, इस तरीके से जब वो भागने लगे दोनों बैल, तो उसने शोर मचा दिया। तो हड़बड़ाकर जब गया बाहर आया और बैलों को पकड़ने चला गया, वे दोनों भागे। गया ने उनका पीछा किया और वो और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। मतलब वो गांव के कुछ और लोगों को भी अपने साथ उन्हें पकड़ने के लिए ले गया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का उन्हें ज्ञान ही नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। अब वो मतलब अपनी जान छुड़ाकर भागे वहां से, तो वो इतनी तेजी में भागे कि उनका जो परिचित मार्ग था वो भी भूल गए। उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा वो कहाँ भाग रहे हैं, किस जगह पे भाग रहे हैं। वो एक अलग ही दिशा में चले गए। उनको वहां नए नए गांव मिलने लगे, अनजान जगह थी। तो वो एक जगह किनारे पर खड़े हो गए और सोचने लगे कि अब हम क्या करें। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए।
तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अब यहाँ पे मोती कह रहा है कि तुम भी बड़ी तेजी से भागे, बड़े जोश के साथ, उसको वहीं मार गिराते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यहाँ हीरा कहता है कि हम अगर उसे मार गिराते तो दुनिया हमें क्या कहती। जो इंसान है वो अपना धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। अब उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी, तो उनको एक क्या दिखाई दिया, खेत दिखाई दिया जिसमें मटर लगी हुई थी, तो वो उसको खाने लगे। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। अब दोनों की भूख भी मिट गई थी, तो दोनों मस्ती मारने लगे। अब खेल खेल में मोती ने हीरा को थोड़ा जोर से धक्का मार दिया था, तो वो खाई में गिर गया। अरे, ये है क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। अब जब दोनों भागते चले आ रहे थे, तो उनको एक सांड दिखाई दिया रास्ते में। अब वो सांड बड़ा भयानक था। ठीक है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा। अब दोनों को बड़ी घबराहट हुई उसे देखकर। कहने लगे, तो सांड है, बड़े गुस्से में है, हमारी तरफ ही चला आ रहा है, पता नहीं आज इससे जान हमारी बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। हीरा ने कहा बड़े चिंतित स्वर में कि अपने घमंड में भूला हुआ है, यानी वो बड़े मारने की मूड में है। वो अगर हम उससे विनती भी करेंगे तो वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। भाग क्यों ना चले, भागना कायरता है। यहाँ पर मोती कहता है कि क्यों ना हम यहाँ से भाग चले, तो हीरा कहता है भागना क्या है, कायरता है। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 दो 11 होता है, और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। अब क्या उपाय निकालता है, हीरा कहता है कि उपाय यही है कि हम क्या है, 2 जने हैं और वो एक है, तो 2 की संख्या ज्यादा होती है, मतलब 2 जने हम दोनों ज्यादा हैं उससे, वो अकेला है, तो हम उसको हरा सकते हैं। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं। अब दोनों क्या उपाय निकालते हैं कि जब मैं उस पर वार करूंगा, ठीक है, या जब वो मेरे पे वार करेगा, तो तुम उसको उसके पेट में अपने सींग घुसा देना, और जब वो तुम पे करेगा तो मैं कर दूंगा, तो वो जरूर वहां से भाग खड़ा होगा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। अब जो सांड था उसको भी संगठित यानी एक से ज्यादा जनों से लड़ने की का मतलब तजुर्बा नहीं था उसको, क्योंकि जो हीरा मोती थे वो दो थे, दो बैल थे। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, मतलब वो एक से ही लड़ पाता था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। अब उन दोनों ने तो पहले से ही प्लानिंग कर ली थी, हीरा मोती ने, कि वो किस तरीके से उस सांड को वहां से भगाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, और वो सांड को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे कि वो उनको गिरा दे।
एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में उसके सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब उनकी जो तरकीब थी वो काम आ गई और उन्होंने मिलकर एक साथ उसका सामना करा और वो सांड वहां से भाग गया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चों को मार ही डालूं, मतलब उसका मन कर रहा था कि उसे मार ही डाले। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। अब दोनों ने क्या करा, अब जो मोती था वो बड़ा खुश था, उसको खाने का मन कर रहा था तो वो मटर के खेत में चला गया खाने के लिए। लेकिन हीरा उसे मना करता रहा, लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। सींचे हुए खेत में मिट्टी भी बहुत होती है, मतलब जो सींचा जा रहा हो खेत जिस वक्त, तो उसमें मिट्टी होती है, तो मोती वहां पर था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। अब मोती का जो पैर था वो कीचड़ में फंस गया, लेकिन हीरा वहां से भाग गया था। लेकिन जब उसने देखा कि मोती मुसीबत में है तो वो वहां पर दौड़ा चला गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। अब जो आदमी जो दौड़े चले आए थे उनकी तरफ, उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौस में बंद कर दिए गए। सुबह के समय में कांजी हौस, अब यहाँ कांजी हौस क्या है, कांजी हौस में जो पशु होते हैं, जो मतलब खेतों में किसी दूसरे के पशु घुस आते हैं, उनको पकड़कर बांध दिया जाता था कांजी हौस में। ठीक है, तो वहां पर उनको बंद कर दिया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब दोनों यहाँ सोच रहे थे कि तो दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था, मतलब उनका सारा दिन निकल गया, उनको कुछ खाने पीने को ही नहीं मिला। कांजी हाउस में ऐसा था कि जो पशु रखे जाते थे, मतलब जिनको कैद करके रखा जाता था, सभी पशुओं को, उनकी हालत अच्छी नहीं थी, उन्हें खाना पीना नहीं दिया जाता था, मतलब बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता था जानवरों के साथ। ठीक है, तो यहाँ यही बताया गया है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये जो स्वामी है कांजी हाउस का, वो कैसा स्वामी है। वो इस वक्त यहाँ पर ये सोच रहे थे कि इससे बेहतर तो गया ही था। वो चारा तो कम से कम देता था, चाहे सूखा भूसा ही देता था, पर देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर और भी कई बकरियां हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, जिनके आगे चारा रखा ही नहीं था। वो जमीन पर ऐसे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, उन्हें खाना पीना मिलता नहीं था, तो वो कमजोर हो गए थे। तो वो ऐसे ही बैठे रहते थे और वो इतने कमजोर हो गए थे कि वो खड़े भी नहीं हो पाते थे, कई तो उनमें से। ठीक है, तो उन दोनों मित्रों ने सारे दिन फाटक पर, तो जो दरवाजा था वहां पर वो टकटकी लगाकर देखते रहते थे कि शायद कोई अब चारा लेकर आता होगा, पर कोई नहीं आता था। फिर भूखे मारे उन्होंने क्या करा, दोनों ने, हीरा मोती ने, वो जो दीवार होती है, दीवार की जो मिट्टी होती है, वो थोड़ी उन्हें नमकीन लगी, तो उन्होंने उसको चाटना शुरू किया, लेकिन इससे उनका पेट थोड़ी भरता। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती,
मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। अब भूखे इतने थे दोनों, इतने मतलब कुछ इतने टाइम से कुछ नहीं खाया था, तो उनके अंदर ऐसा लग रहा था उनको कि उनके प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। अब जो दीवार थी जिसको वो चाट रहे थे, उन्होंने क्या उपाय सोचा। मतलब जो हीरा था वो मजबूत था, यहाँ पर मोती थोड़ा कमजोर पड़ गया था उसको, क्योंकि भूख के मारे उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जान निकल रही है। तो यहाँ पे हीरा ने कोशिश करी और उसने दीवार में एक, जब झटके से एक मारा तो दीवार का एक हल्का सा कुछ उसमें से निकल के गिरा। फिर तो उसका साहस बढ़ गया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। अब जब वो मिट्टी उसमें से गिरी तो उसका हौसला बढ़ गया कि शायद कुछ हो सकता है, तो वो धीरे 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 करके उस पे मारने लग गया दीवार पर। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। अब जो चौकीदार था वो कांजी हाउस का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने। अब वो हाजिरी क्यों लेते थे, क्योंकि वो देखते थे कि कहीं कोई निकल कर भाग तो नहीं गया। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, ये यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अब दोनों की आपस में बहस चल रही होती है। मोती कहता है कि तुमने मार खाई, तुम्हें क्या मिला। तो हीरा कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने कोशिश तो करी, इस तरह बंधन में पड़े रहने से क्या फायदा। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। अब मोती ने भी सोचा कि ये बात तो सही है कि हमें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए, तो मोती ने भी उसी दीवार में उसी जगह पर सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। अब घोड़ियां और बकरियां तो वहां से भाग गई, लेकिन जो भैंसें थी, सॉरी, जो गधे थे वो वहीं खड़े रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या होगा। मतलब वो घबरा रहे थे कि अगर हम आज यहाँ से भाग जाते हैं और कल को हमें कोई पकड़ ले तो वो हमें बहुत मारेंगे। अभी तो भागने का अवसर है। तो वो हीरा मोती उन्हें समझाते हैं कि अभी अगर भागने का अवसर है तो क्यों भागने में हर्ज है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि हीरा को रस्सी से बांध दिया था चौकीदार ने। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा यहाँ पर उसे समझा रहा था कि तुम मुझे यहीं रहने दो, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम किसी बंधन में नहीं बंधे हुए हो। तो यहाँ पर मोती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा।
हम इतने साथ एक साथ रहे हैं, हम दोस्त हैं, तो मैं तुम्हें विपत्ति में, मुश्किल में छोड़ के कैसे चला जाऊं? मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अब मोती उससे कहता है कि कम से कम जिनको हमने बचा लिया, जिन जानवरों को, वो हमें, हमारे लिए शायद कुछ दुआ कर देंगे कि हमारे साथ भी अच्छा हो। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। अब मोती ने क्या करा कि उन गधों को अपने सींगों से मार मार के वहां से भगा दिया और अपने दोस्त के यानी हीरा के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। अब जब सुबह हुई और सबने देखा कि जो मुंशी था और जो कर्मचारी थे, चौकीदार थे, उन्होंने देखा कि जब सारे जानवर वहां नहीं हैं, तो उनमें बड़ी खलबली मच गई। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। अब वहां पर बंधे बंधे उन दोनों को एक सप्ताह हो गया था। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला, मतलब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था, ठठरियां निकल आई थी, मतलब उनकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़ी के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान नहीं बचेगी। अब इतने टाइम बाद उनको जब वहां से निकाला गया तो बड़ा, मतलब शोर मचा हुआ था कि क्या हो रहा है। अब वहां पे क्या हो रहा था, उनकी नीलामी होने वाली थी। वो बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक दड़ियल सा आदमी है जो बड़ा, मतलब सब भयानक सा लग रहा है देखने में, उसकी जो मुद्राएं थी वो भी ऐसी ही थी। तो दोनों आपस में अपनी मुख भाषा में बात करने लगे। हीरा ने कहा कि हम तो गया के घर से बड़े भले ही भागे कि अब हमारी जान इसके हाथों से नहीं बचेगी, शायद ये कोई कसाई है। मोती ने श्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? अब वो सोचते हैं कि उस लड़की, वो जो बच्ची थी भैरव की, उसने हमें खाना रोटियां देती थी, उसने हमें वहां से भी निकाला। उस रूप में वो मानते हैं कि भगवान ही थे जिन्होंने उनकी मदद करी। तो वो कहते हैं कि क्या अब वो हमारी मदद नहीं करेंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। अब वो उनकी नीलामी हो गई, वो दड़ियल उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। और वो इतना ज्यादा कठोर था कि अगर दोनों में से किसी की भी चाल धीमी पड़ती थी तो वो उनको मारने लग जाता था। राह में गया बैलों का राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। अब गाय बैलों का उन्हें एक रेवड़, मतलब एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब।
किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। मतलब वो अपने मन में सोच रहे थे कि वो जो झुंड था गाय और बैलों का, उनके बारे में कह रहे थे कि उनका जीवन कितना अच्छा है कि वो अच्छे से खा पी रहे हैं, चर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कितने स्वार्थी है, उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि उनके जो दो भाई हैं, मतलब वो अपना भाई, वो खुद को भाई बता रहे थे उनका, क्योंकि वो एक ही जाति के हैं ना, इसीलिए। तो उनके बारे में ये सोच रहे थे कि वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हम किस मुसीबत में पड़े हुए हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। अचानक से उन्हें ऐसा महसूस हुआ, हीरा और मोती को, कि वो एक जानी पहचानी जगह पर है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा हमारा घर नगीचा आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जब दोनों को अपने गांव का, अपने बगीचे का सारा वो पहचान में आने लगा, तो दोनों में एक मतलब जोश सा आ गया। उनकी सारी थकान खत्म हो गई थी। उन्होंने ये सारा देखा कि वो जिस कुएं पर आते थे झूरी के साथ, वो सब उन्हें याद आने लग गया। दोनों ने अपनी मुख भाषा में बोलने लगे, बातें करने लगे कि मैं तो अपने घर को भागता हूँ। तो जब छोटे एक बछड़े की भांति वो उछलते कूदते अपने घर की तरफ को भागते चले गए, और वो दड़ियल भी उनके पीछे पीछे भागा चला गया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तो वो दड़ियल कहता है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। वो कहता है कि मैं इन्हें नीलाम मतलब पैसे देकर खरीद कर लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार यानी क्या हक है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। यहाँ पर झूरी कहता है उस दड़ियल आदमी को कि ये बैल मेरे हैं, जब तक मैं इन्हें नहीं बेचूंगा कोई इन्हें खरीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर ये खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चला दिया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। अब मोती ने उसको क्या किया था? सींग मार दिया था, क्योंकि मोती थोड़ा गुस्से वाला था। वो दड़ियल वहां से फिर वो भाग गया। मोती पीछे कई मतलब भागता जब गया वो, तो उसके पीछे तक कुछ दूरी पर भागता गया वो दड़ियल के पीछे। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। उसको जब तक गांव के बाहर नहीं निकाल दिया, मोती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब हीरा यहाँ कहता है मोती को कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज तुम उसे गुस्से में मार ही ना डालो। तो मोती कहता है कि अगर वो मुझे पकड़ लेता तो शायद मैं उसे जरूर मार देता। अब ना आएगा। आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे।
झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के हाथ चूम लिए। अब दोनों बैल अपने घर में यानी झूरी के घर में आ चुके थे। दोनों के आगे खाना दिया गया उनको। उनकी नाद में खाना डाला गया। दोनों ने मिलके खाना खाया भरपेट। और झूरी झूरी उनको खड़ा हुआ देख रहा था और सहला रहा था। और वहां पे जो और गांव के लोग थे वो उनको देखकर खुश हो रहे थे। मतलब गांव में मानो उत्साह जैसा मतलब आनंद प्रतीत हो रहा था। उसी समय में मालकिन आती है और दोनों को प्यार करती है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.